हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास में। और ये क्लास है थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती हेतु, जिसमें एक सामान्य ज्ञान का टॉपिक जुड़ा है, राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य। इसमें क्या पढ़ना होता है, शैक्षिक परिदृश्य से तात्पर्य क्या है, कौन कौन सी चीजें आपको इसमें पढ़नी होती है। तो इसके अंतर्गत बात करें तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि इसका क्या इतिहास है। शैक्षिक परिदृश्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अपन इसकी बात करेंगे, ठीक है। फिर अपन देखेंगे स्वतंत्रता के बाद क्या क्या स्थितियां परिवर्तित हुई, स्वतंत्रता से पहले क्या स्थिति थी, और उसके अंतर्गत अपने को कौन कौन सी संस्थाएं हैं, वो सारी संस्थाएं अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। उनका मैनेजमेंट किस प्रकार होता है, प्रशासनिक मैनेजमेंट है वो किस प्रकार होता है, क्या क्या उन संस्थाओं के कार्य हैं, कौन कौन सी संस्थाएं कार्य करती है, शिक्षा अधिगम के नवाचार क्या है और इनकी योजनाएं कौन कौन सी है, विद्यालय का मैनेजमेंट कैसे होता है, विद्यालय की कौन कौन सी कमेटीज होती हैं, समितियां होती हैं, शिक्षा नीति 2020 क्या कहती है राजस्थान के संदर्भ में। इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन जानेंगे कि थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती में जो राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य जुड़ा है उसके संबंध में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं और जानते हैं शैक्षिक परिदृश्य का मतलब क्या होता है। क्या देखते हैं कि शैक्षिक परिदृश्य से क्या तात्पर्य है। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि जो शैक्षिक परिदृश्य है क्या है, शैक्षिक परिदृश्य, इससे क्या तात्पर्य है, क्या होता है शैक्षिक परिदृश्य। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, एक शब्द अपन बचपन से पढ़ रहे हैं और उस शब्द का नाम है पर्यावरण। परि प्लस आवरण, इससे क्या बनता है, इससे बनता है पर्यावरण। क्या मतलब होता है पर्यावरण का। परि मतलब अपने चारों ओर का, और आवरण मतलब घेरा, जो भी अपने को घेर रखा है, जिसने भी अपने चारों ओर जो भी वस्तुएं हैं, जो भी पदार्थ हैं, जो भी तत्व हैं, उन सभी ने अपने को चारों तरफ से घेर रखा है और उन सब से मिलकर ही क्या बना है, पर्यावरण बना है। इसी प्रकार शैक्षिक परिदृश्य क्या होता है, एक बालक है, क्या है, एक बालक है, इसके चारों ओर क्या है, शिक्षा का माहौल कैसा है, इसके चारों ओर शिक्षा का माहौल कैसा है। कहां पर, विद्यालय में। विद्यालय से पहले अपन बात करें तो परिवार में शिक्षा का क्या माहौल है, उसके बाद विद्यालय में शिक्षा का क्या माहौल है, विद्यालय में जो दोस्त हैं, साथी है, उनके साथ शिक्षा का क्या माहौल बना रखा है, क्लासरूम में क्या शिक्षा का माहौल है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि समाज में शिक्षा का क्या माहौल है। इन्हीं सभी तत्वों से मिलकर एक बालक के चारों ओर शिक्षा के एक वातावरण का निर्माण होता है। शिक्षा के एक वातावरण का निर्माण होते हैं जिसको अपन कहते हैं शैक्षिक वातावरण। एक बालक के चारों ओर का विकसित शैक्षिक वातावरण, जिसे ही क्या, किस रूप में जाना जाता है, शैक्षिक परिदृश्य के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब कि राजस्थान में बच्चों को पढ़ने के लिए किस प्रकार का माहौल मिल रहा है, कौन कौन सी वहां पर चीजें देखने को मिल रही हैं, सीखने को मिल रही हैं, उन सभी से मिलकर क्या बनता है, शैक्षिक परिदृश्य बनता है। तो अपन इसकी परिभाषा की बात करें, हालांकि परिभाषा नहीं पूछी जाती है, फिर भी अपन बात करते हैं तो क्या परिभाषा बनेगी कि बालक के शैक्षिक विकास, बालक का कौन सा विकास, शैक्षिक विकास के लिए उसके चारों ओर पाए जाने वाले, या फिर अपन कह सकते हैं बनाए जाने वाला, या फिर विकसित किया जाने वाला बालक के शैक्षिक विकास के लिए उसके चारों ओर पाए जाने वाले या फिर विकसित किया गया शिक्षा का, या शिक्षा से संबंधित या शिक्षा के संबंध में
माहौल को शैक्षिक परिदृश्य के रूप में जाना जाता है। इस रूप में जाना जाता है साथियों, शैक्षिक परिदृश्य के रूप में जाना जाता है। बालक के शैक्षिक विकास के लिए उसके चारों तरफ जो माहौल बनाया जाता है, वो शिक्षा के संबंध में जो माहौल बनाया गया है, विकसित किया गया माहौल है, वही शैक्षिक परिदृश्य कहलाता है। अब देखिए, ये तो बात हुई शैक्षिक परिदृश्य का क्या मतलब होता है। उसके बाद में अपन जानते हैं कि हमारे यहाँ पर शिक्षा का क्या माहौल है। तो साथियों, सबसे पहले अपन स्वतंत्रता से पहले की बात करते हैं, तो बात आती है 1819 ईस्वी। कब की बात है? 1819 ईस्वी की बात है। और राजस्थान के संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1819 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है जेवेज केरी। क्या नाम है? जेवेज केरी। ये कौन था? ये एक अंग्रेज अधिकारी था। कौन था? अंग्रेज अधिकारी। इसके द्वारा राजस्थान में जो अंग्रेजी शिक्षा की नींव है वो डाली गई। क्या किया गया था? अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली गई थी। और कहां से अंग्रेजी शिक्षा की इसने राजस्थान में नींव डाली? तो ये नींव डाली पुष्कर से। और पुष्कर कहाँ है? अजमेर में स्थित है। पुष्कर अजमेर से अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली, या फिर अपन कह सकते हैं शुरुआत की। इसने की जेवेज केरी ने। फिर क्या होता है, ये 1819 में यहाँ पर हो गया, शुरुआत हो गई राजस्थान में। उसके बाद में यहाँ का जो भारत का है वो गवर्नर आता है डलहौजी। डलहौजी के द्वारा, डलहौजी कब आता है? 1848 ईस्वी की बात है। और 1848 ईस्वी में डलहौजी ने चार्ल्स वुड नामक एक अंग्रेज अधिकारी था, और उसको आपके भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए कार्य सौंपा गया। तो आपको ध्यान में रखना है, 48 में क्या हुआ? डलहौजी ने भारतीय शिक्षा में सुधार हेतु एक अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स वुड को, भारतीय शिक्षा में सुधार हेतु एक अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स वुड को जिम्मेदारी सौंपी गई। चार्ल्स वुड को क्या सौंपी गई? जिम्मेदारी सौंपी गई। तो ये जिम्मेदारी किस चीज की सौंपी? भारतीय शिक्षा में सुधार करने की। तो चार्ल्स वुड ने एक घोषणा पत्र तैयार किया, और ये घोषणा पत्र आया 1854। कब आया? 1854। चार्ल्स वुड के नाम से ही आया, तो इसको कहा जाता है वुड्स डिस्पैच। क्या कहा जाता है? वुड्स डिस्पैच, या फिर इसको कहते हैं वुड्स का घोषणा पत्र। क्या कहते हैं? वुड्स का घोषणा पत्र इसको कहा जाता है। ये कब आया? 1854 ईस्वी में आया। और इसी को कहा जाता है भारतीय शिक्षा का, या फिर अपन कह सकते हैं भारत में अंग्रेजी शिक्षा का, भारतीय अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है। इसको वुड्स डिस्पैच, यानी कि वुड्स के घोषणा पत्र को भारतीय अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस घोषणा पत्र में सुपरविजन की आवश्यकता बताई गई, यानी कि जो पढ़ाई होती है उसके बारे में परख भी होनी चाहिए। उस पढ़ाई का एक टेस्ट होना चाहिए, जिससे पता चले कि पढ़ाई अपनी जो करवाई जा रही है वो कितनी कारगर है। तो यहाँ पर इसमें किस बात का पता चला? सुपरविजन की आवश्यकता बताई। इसकी आवश्यकता बताई इसने, सुपरविजन की आवश्यकता महसूस की गई। सुपरविजन को कहते हैं पर्यवेक्षण। क्या कहते हैं? पर्यवेक्षण इसको कहा जाता है। और इस पर्यवेक्षण की आवश्यकता महसूस की गई किसमें? वुड्स के डिस्पैच या घोषणा पत्र में। फिर साथियों बात आगे बढ़ती है
और बात आती है 1896 ईस्वी की। कब की बात आती है? 1896 ईस्वी की बात आती है। और 1896 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर किया गया और सभी जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्त किए गए। जिला शिक्षा अधिकारियों की क्या की गई? नियुक्ति। सभी जिलों में जिला शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई। 1896 के बाद ये महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो अपने को पता होनी चाहिए। साथियों, अब अपन बात करते हैं स्वतंत्रता की। और अपने को पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत देश है वो स्वतंत्र हो जाता है। और भारत देश में स्वतंत्रता के समय, या अपन कह सकते हैं प्रारंभिक समय में, जो शिक्षा है वो शिक्षा राज्य सूची को दिया गया। राज्यों को आपके ये काम सौंपा गया, शिक्षा संबंधी काम। यानी कि शिक्षा है वो राज्य सूची का विषय था। राज्य सूची का विषय हुआ करता था प्रारंभ में, लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधार हुआ। और फिर क्या हुआ? वर्तमान समय की बात करते हैं तो वर्तमान में जो शिक्षा है ये समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि प्रारंभिक में समय में जब देश आजाद हुआ था उस समय में शिक्षा है वो राज्य सूची का विषय हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है। अब देखिए, जब देश आजाद हो गया तो अब उसके बाद में यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य है वो प्रारंभ किया गया। और क्या कार्य प्रारंभ किया गया उसकी बात करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 1951 की। कब की बात करते हैं? 1951 की बात करते हैं। तो 1951 में मैं आपको यहाँ पर कुछ आंकड़े बताने जा रहा हूं कि राजस्थान की साक्षरता के संदर्भ में क्या स्थिति थी। 1951 में राजस्थान की साक्षरता, किसकी साक्षरता? राजस्थान। राजस्थान की साक्षरता की बात करें तो ये मात्र 8.50% थी। कितनी थी? 8.50। और इसमें भी अगर राजस्थान की महिला साक्षरता की बात करें तो ये महिला साक्षरता मात्र 2.66% थी। और पुरुष साक्षरता कुछ स्तर तक ठीक थी, लेकिन ये भी कितनी थी? 13.88%। ये बात है 1951 की देश की आजादी के कुछ सालों बाद की स्थिति है। तो यहाँ पर देखा गया कि राजस्थान की जो साक्षरता है बहुत ही दयनीय स्थिति है। महिलाओं की तो बिल्कुल ही खराब स्थिति यहाँ पर देखी गई। तो यहाँ पर अब देखिए साथियों, ये तो अपन ने 1951 की बात की, लेकिन 1951 की साक्षरता को देखने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि 1950 में यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया और यहाँ पर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना राजस्थान में हो चुकी थी। कब हो चुकी थी? 1950। तो साथियों, बात करते हैं 1950 की। सन 1950 में किसकी स्थापना हुई? प्रारंभिक, या फिर अपन प्राथमिक कहें तो एक ही बात है। प्राथमिक या प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। शिक्षा निदेशालय की क्या हुई? यहाँ पर स्थापना की गई। स्थापना कब हुई? 1950 में। और कहां पर हुई? तो ये राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? एक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई जो प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा दोनों के लिए कार्य करेगा। अब 1950 से 77 तक तो ये चलता रहा। ये 77 क्या, 97 तक तो चलता रहा। और 97 में 1997 में इन दोनों निदेशालयों को अलग अलग कर दिया गया। यानी कि प्राथमिक का अलग कर दिया गया और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को अलग कर दिया गया। तो यहां पर बात आती है 1997 की। 1997 में जो ये उपरोक्त
है प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, इसका विभाजन कर दिया गया। शिक्षा निदेशालय का क्या कर दिया गया? विभाजन कर दिया गया। ठीक है, कब किया गया? 1997। अब विभाजन करने के बाद में क्या बनाया गया? दो अलग अलग निदेशालय बनाए गए। एक बनाया गया प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और दूसरा बनाया गया आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, ये दोनों ही बनाए गए एक को ही विभाजित करके। जो प्रारंभ में एक ही चल रहा था, प्रारंभिक और माध्यमिक, उनको दोनों को अलग अलग करके दोनों को ही बनाया गया और दोनों को ही कहाँ स्थापित किया गया? दोनों ही आपके बीकानेर में ही स्थापित किए गए। पहले वाला संयुक्त वाला बीकानेर में था, ये भी दोनों ही बीकानेर। और इन दोनों ने अपना कार्य स्टार्ट किया अलग अलग रूप में। तो ये किया 1 जनवरी 1998 से कार्य प्रारंभ इन्होंने कर दिया स्वतंत्र रूप से। दोनों ने अलग अलग कार्य कब से प्रारंभ किया? तो 1 जनवरी 1998 से काम प्रारंभ कर दिया गया। तो ये अपन बेसिक बात कर रहे हैं कि राजस्थान में किस प्रकार शिक्षा का जो है स्तर में सुधार किया गया। ठीक है, 1950 में स्थापित हुआ, 97 तक एक ही निदेशालय था, 97 के बाद इनको अलग कर दिया गया। फिर बात आती है 2010 की। कब की बात है? बात आती है 2 अक्टूबर 2010। 2 अक्टूबर 2010 को एक और महत्वपूर्ण कार्य किया गया कि जो गांवों के क्षेत्र थे, या फिर अपन कह सकते हैं जो प्रारंभिक शिक्षा थी ग्रामीण क्षेत्रों की, उस व्यवस्था को सौंप दिया गया पंचायती राज संस्थानों को। लेकिन पीछे विभाग, शिक्षा विभाग ही काम करेगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की जो व्यवस्था थी पूरी, वो किसको सौंप दी गई? पंचायती राज संस्थाओं को सौंप दी गई। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 2 अक्टूबर 2010 को जो ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा थी, ग्रामीण क्षेत्रों की प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा की बात नहीं कर रहे, प्रारंभिक शिक्षा है, ये किसको सौंप दी गई? ये सौंप दी गई पंचायती राज संस्थानों को। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना। लेकिन एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, नोट लगा के, इनसे संबंधित विभाग अभी भी शिक्षा विभाग ही है, विभाग नहीं बदला है, विभाग यहां पर नहीं बदला गया। तो आपको ध्यान में रखना है कि इनसे संबंधित प्रारंभिक शिक्षा का विभाग है, वो पहले था, वही अब है। इनसे संबंधित विभाग नहीं बदला। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपसे पूछ ले कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो प्रारंभिक शिक्षा है, उसका जो दायित्व है वो किसके पास है, वो ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा का दायित्व 2 अक्टूबर 2010 के बाद का आपके पंचायती राज संस्थानों के पास है, जिसमें आपके पीओ वगैरह बनाएंगे। जो उच्च माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक विद्यालय का जो प्रधानाचार्य होता है उसको पीओ भी कहा जाता है। आगे बात करेंगे सबकी। अब साथियों, ये अपन ने बात की प्रारंभिक शिक्षा की। प्रारंभिक शिक्षा की बात की, 1950 में निदेशालय की स्थापना हुई, 97 में अलग हो गया। 50 के बाद में यहाँ पर महसूस किया गया, प्रारंभिक और से जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय उसकी स्थापना हो चुकी थी, लेकिन 1958 में एक और निदेशालय की स्थापना की गई और वो निदेशालय था संस्कृत शिक्षा निदेशालय। संस्कृत शिक्षा से संबंधित काम देखने के लिए, संस्कृत शिक्षा का विकास करने के लिए एक अलग निदेशालय की स्थापना की गई 1958 में, और इसको नाम दिया गया संस्कृत शिक्षा निदेशालय।
तो 1950 में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, 1958 में बना संस्कृत शिक्षा निदेशालय, और इससे पहले आपके एक शिक्षा मंडल की भी स्थापना हो चुकी थी। तो अपन बात करते हैं 1957 की। तो 1957 में एक शिक्षा मंडल की स्थापना की गई। क्यों की गई? तो मंडल की स्थापना इसलिए की गई ताकि तकनीकी शिक्षा का विकास किया जा सके। कौन सी? तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए एक मंडल बनाया गया जिसको कहा जाता है प्राविधिक शिक्षा मंडल। क्या कहा जाता है? प्राविधिक शिक्षा मंडल। और इसकी स्थापना कहां पर की गई? जोधपुर में की गई। ठीक है। क्या उद्देश्य था इसकी स्थापना का? उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था तकनीकी शिक्षा का विकास करना। राजस्थान में तकनीकी शिक्षा में सुधार व विकास। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्राविधिक शिक्षा मंडल की स्थापना जोधपुर में क्यों की गई? तकनीकी शिक्षा के विभाग। फिर उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए आयुक्तालय निदेशालयों का गठन हुआ, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उच्च शिक्षा निदेशालयों का गठन हुआ जिनको आयुक्तालय कहा जाता है, या फिर अपन निदेशालय भी इसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, का गठन। और इसका गठन क्यों किया गया? उच्च शिक्षा आयुक्तालय का। तो राजस्थान में या राज्य में अपन कह सकते हैं उच्च शिक्षा के विकास हेतु, राज्य में उच्च शिक्षा के विकास हेतु। ये अपन सिर्फ बेसिक बातें कर रहे हैं, अभी सभी संस्थाओं की अलग अलग एक एक संस्था की बात अपन यहाँ पर करेंगे। तो इतने सारे काम किए गए राजस्थान के अंदर। तो जनगणना इसके बाद में जो 2011 की जनगणना हुई उसमें आपको काफी सुधार देखने को मिला। अपन ने जनगणना की बात की थी, स्वतंत्रता के समय साक्षरता की क्या स्थिति थी, और अब अपन बात करते हैं कि 2011 की जनगणना में क्या सुधार हुआ इतने सारे काम करने के बाद। तो देखिए 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? राजस्थान की साक्षरता दर। तो राजस्थान की साक्षरता दर है हो गई 66.1%। पॉइंटों में और भी आगे हो सकते हैं लेकिन अपने को 66 यानी कि 66% जो है ये आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले 2001 में ये थी 60% के आसपास, 60.41% थी। 60%। तो 2001 और 2011 के बीच में इतना सुधार हुआ। और यहां पर देखो कितनी वृद्धि हुई है। यहां पर 2001 से लेकर 2011 में तो लगभग अपन कह सकते हैं 5.7% की यहां पर वृद्धि देखने को मिली। कितनी? 5.7% की वृद्धि यहां पर देखने को मिली। तो ये आप यहां पर वृद्धि कितनी हुई है? 5.7%, 2001 से 11 तक। अब यहां पर पुरुष साक्षरता की बात करते हैं। तो पुरुष साक्षरता वर्तमान में कितनी है? 79.2%। 79.2% है। और महिला साक्षरता कितनी है? महिला साक्षरता है 52.1%। यानी कि इतने सारे तामझाम सुधार कार्य किए गए तब जाकर महिलाएं 50% पर आई, जो कि 2% पर थी। तो ये इसका प्रभाव देखने को मिला। अब बात करते हैं पुरुष साक्षरता आपके 2001 में कितनी थी? तो 2001 में ये 75.7% थी।
और महिला साक्षरता 43% थी। तो इसमें काफी सुधार हुआ है इन सभी कार्यों के कारण, और इनमें कितनी कितनी वृद्धि हुई है वो भी आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जेंडर गैप की बात करते हैं, तो जेंडर गैप में भी कमी आई है, राष्ट्रीय स्तर पर भी कमी आई है, राज्य स्तर पर भी। आपको 2001 से 2011 के बीच अगर पूछे तो जेंडर गैप में सुधार या कमी कहा जा सकता है। सुधार या कमी, जेंडर गैप में सुधार हुआ है मतलब जेंडर गैप में कमी आई है। ठीक है, ये कितना हुआ है, 4.62% हुआ है 1 से 11 के बीच, 2001 से 2011 तक। राष्ट्रीय स्तर पर करें बात तो राष्ट्रीय स्तर पर इसमें 5.3% की कमी हुई है। ये कमी है, 4.62% है, ये भी कमी है, यानी कि जेंडर गैप में सुधार हुआ है। ठीक है, साक्षरता में राजस्थान में जेंडर गैप है, उसमें भी आपके सुधार हुआ है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी। तो आज की क्लास में अपन ने काफी कुछ चीजें देखी और बेसिक बातें यहाँ पर अपन ने की, और सारी चीजें जानने का, काफी चीजें जानने का यहाँ पर प्रयास किया आपने। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, आज की क्लास में बस इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि राजस्थान में शिक्षा का क्या ढांचा है, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, और इनका संगठन किस प्रकार कार्य करता है, कौन उच्च स्तर पर होता है, जिला स्तर पर कौन काम करता है, ब्लॉक स्तर पर कौन काम करता है। तो ये शिक्षा की व्यवस्था पूरी अपन देखेंगे, स्कूली शिक्षा के संदर्भ में, उच्च शिक्षा के संदर्भ में, सारी चीजें यहाँ पर अपन देखने वाले हैं। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस या क्लासेज के लिए। थैंक यू सो मच।